Now there's a sequence of events that's happening in Pakistan. One by one, the most wanted terrorists are being killed. अननोन 29 बंदे एक जगह पे उड़े, एक जगह पे 5 बंदे और उड़े. दिस इज जस्ट द वेस्टर्न फ्रंट. उसके बाद हमने देखा कि ईस्टर्न फ्रंट के अंदर भी मैंने जब रिपोर्ट करा कि करीब करीब 30 से 40 बंदे वहां पर भी उड़े हैं. अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है. इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं. इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया, और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की. ये चीज जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा. अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे. पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया. फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, हुज इज इंटरेस्ट इज इट टू टारगेट हाफिज सईद. ये रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर ये जो अमनो अमान की सूरत हाल है, इसको तहोबाला करने के लिए आए थे. CTD के तर्जुमान के मुताबिक इन तमाम दहशत गर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से माली मदद भी फराहम की जा रही थी. और ये दिखाता है कि देश की जो सिक्योरिटी रिलेटेड सोच है उसमें एक चेंज आया 2019 के बाद खास करके, एंड उसका रिजल्ट दिख रहा है. फैक्ट तो यह है कि जो भारत सरकार नाम का जो परिंदा है उसके पास सबकी फाइल्स हैं. आप संचार भारती आप डाउनलोड करो ना करो, आपने जिसने जो कुकर्म कर रखे हैं उसका लेखा जोखा सारा एजेंसीज के पास होता है. अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंके? 9 शहरों पे फेंके. कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, एक दो वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं. आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा. 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं. अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे. ठीक है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में, तुम लोग दिन में तो कुछ ना कुछ करो. कुछ भी नहीं कर रहे. अगर यही चीज इंडिया में हुई होती ना, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना था, पाकिस्तान की वजह से. अभी तक अटैक कर देना था इंडिया, कर देना था ना. देखिए, ब्लेम करना था. जब पुलवामा हुआ तो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, पाकिस्तान के 9 सिटीज को टारगेट किया गया. दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया, जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वो कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है. ये एक दिन आना था, पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, RSS का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया है. इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है. इस वक्त पाकिस्तान में जिस लेवल की अनार्की और कंफ्यूजन है, इस वक्त हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, कमजोर लीडरशिप है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा कमजोर लीडरशिप है, क्योंकि जिस किस्म की विजन और डिसीजन मेकिंग की जरूरत है इस वक्त रियासत पाकिस्तान को संभालने की, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास तो कुछ भी नहीं है. जो कुछ हो रहा है, जो फैसले अच्छे किए जा रहे हैं, जो मजबूत फैसले अगर हो रहे हैं, या रियासत मुस्तकम खड़ी है तो फौज के जोर पर खड़ी है, मगर हर काम फौज नहीं कर सकती ना. आपको पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए काम करने के लिए. और इंडिया हमारी ये कमजोरी देख चुका है. जैसे कहा कि दुश्मन आपकी हर कमजोरी देखता है, वो आपकी माशी कमजोरी भी देखता है, वो आपकी सप्लाई चेन भी देखता है, वो ये देखता है कि आपके कौन कौन से डिफेंसेस हैं, एयरबेसेस हैं, या आपके कौन कौन से फ्रंट्स हैं जहां पे आपका डिफेंस कमजोर है, जहां से वो आ सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है. पॉलिटिकली पाकिस्तानी लीडरशिप तो मुसलमान दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आ रही. अगर कोई डिप्लोमेसी हो भी रही है हमारी जानिब से तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, आर्मी कर रही है. बट इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी.
लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से। और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही हैं, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है, कभी जंगल वॉरफेयर है, कभी पैराड्रॉप हो रहा है बिहाइंड एनिमी लाइंस। जैसे कहा कि वो C-130 लैंड कराया उन्होंने हॉस्टाइल एयरपोर्ट कैप्चर करने के लिए। मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही है। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपने जहाजों मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। किस लिए कर रहे हैं ये सब? जाहिर है कि इनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ये अपॉर्चुनिटी ये खुद क्रिएट करेंगे। जी, ये मैं बात बड़े अरसे से करता आ रहा हूं कि हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान है वो हमारी नज़र में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल PhD करते हैं, उनके यहाँ कितनी रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। अब वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके ऊपर कुछ साल पहले BBC ने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो हर हफ्ते दिखाते थे कि किस तरह से वहाँ इलाज होता है, किस तरह दूर दूर से लोग आके वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और अब जो है पूरे इंडिया में उसकी 24-25 ब्रांचेस खोली गई हैं ताकि दूर दराज से लोगों को वहां ना आना पड़े। और हमारे यहाँ जो PIMS है वो 80s में, आई थिंक 85 में शुरू हुआ। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात जो है किस तरह की हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रॉ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि रॉ का हाथ है या नहीं, अभी हम इसको जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कभी इसने नहीं कहा है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही चलेंगे। लेकिन जो अननोन गनमैन की जब भी बात होती है तब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो सीधा सीधा अननोन गनमैन का मतलब होता है रॉ के एजेंट। दोस्तों, खबर ये है कि लगभग 74 जो आतंकवादी हैं जो कि या तो बांग्लादेश में रह रहे थे या फिर पाकिस्तान में, उनको अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से अननोन गनमैन का नाम ले रहा है और इसका मतलब साफ साफ वो भारत का नाम ले रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी आतंकवादी जो है वो मारे जाते हैं तो ये आतंकवादी वो आतंकवादी होते हैं जो कि किसी न किसी रूप में भारत में आतंकवादी हमले या फिर भारत में गतिविधियां कराने वाले, मतलब आतंकवादी गतिविधि कराने वाले में शामिल होते हैं। और जब ऐसे लोग मारे जाते हैं तब सीधा सीधा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं रॉ पे उठता है। दोस्तों, हालांकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो है वो सही नहीं कहा है, क्योंकि किसी भी देश की एजेंसी जो है वो कभी भी नहीं मानती कि हमने करवाई। लेकिन फिर भी हम देशवासी होने के मुताबिक अगर पर्सनल व्यू देखा जाए तो लगभग 90% से 95% लोगों का ये मानना होगा कि अगर ये इस काम को भारत की एजेंसी रॉ ने करवाया है तो ये हमारे गर्व की बात होती है कि हमारे पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि वो कहीं पे भी बैठे आतंकवादी जो किसी न किसी रूप में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं उनको एक एक करके ठोका जा रहा है। और ये लगभग 2019 से हो रहा है। दोस्तों, हिलाली जो कि एक बार फिर से वही चीज़ कह कर रो रहा है कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। और मोदी जब से जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना है वो एक एक करके सारे उन लोगों को मार रहा है जो कि कहीं ना कहीं वर्षों से जो है वो भारत में आतंकवादी हमले या फिर भारत में आतंकवादी हमले के शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिलाली में भी दिखता है कि वो कैसे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है आज भी, कि कांग्रेस अगर आ जाए तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो सकती है, लेकिन मोदी के रहते तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और ये बात खुद पाकिस्तान का एक नागरिक नहीं बोल सकते, ये एक डिप्लोमेट रह चुका है। और इतने बड़े पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस को लाने की बात करे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कांग्रेस प्रेम जो है वो आज भी पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है और मोदी से जो है वो पाकिस्तानियों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।